हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी है, वो चाहे प्राइवेट विद्यार्थी है या रेगुलर विद्यार्थी है, यानी अभी जो बीए चल रही है आपकी या बीएससी चल रहा है या बीकॉम चल रहा है, उन सब के लिए हिंदी अनिवार्य जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है उसकी एक महा मैराथन क्लास लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और आपको क्लास में एग्जाम में आपको कैसे लिख कर आना है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सब की क्लास यानी एक ही क्लास के अंदर हम पूरा करने वाले हैं। तो जिसको भी नोट्स लेने ना, ये नंबर दे रखे आप उन पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे उस पीडीएफ का फ्री नहीं है बल्कि उसका शुल्क रखा गया है, तो इसलिए वही विद्यार्थी मैसेज करे। बाकी तो आप इस क्लास को देखकर भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखें सभी विद्यार्थियों के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। और साथ में जो भी विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, उसे आप जरूर दबाएं ताकि और भी विद्यार्थियों के सजेशन में ये क्लास जरूर जाए। सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी भाषा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए हिंदी की वर्ण व्यवस्था एवं शब्द भंडार पर प्रकाश डालिए। तीसरा संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय का विस्तृत विवेचन उदाहरण दीजिए। चौथा वाक्य रचना का अर्थ हो गया। पांचवा शब्द शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्ति, यानी ये क्वेश्चन आपको बड़े वालों के अंदर लगभग देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात कहां से शुरू करेंगे? हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की कि भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा की प्रमुख परिभाषाएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाषा मनुष्य के विचारों, भावों, इच्छाओं, अनुभवों तथा ज्ञान को व्यक्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। विद्यार्थियों मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे दूसरों से संवाद करना पड़ता है, यानी बातचीत करनी पड़ती है। इसी संवाद की आवश्यकता की पूर्ति भाषा द्वारा होती है और भाषा ध्वनियों, शब्दों, संकेतों तथा व्याकरणिक नियमों की एक ऐसी श्रृंखला या सुव्यवस्थित प्रणाली होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाता है। यानी भाषा क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब वो चाहे भाषा के माध्यम से है, चाहे लिखकर माध्यम से है, चाहे कहीं से भी है, उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? भाषा कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो दूसरे की बात समझता है। भाषा केवल बोलने या लिखने का साधन मात्र नहीं है, यानी जो भाषा होता है वो केवल बोलने या लिखने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और ज्ञान विज्ञान के संरक्षण का प्रमुख साधन है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उसकी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा के बिना समाज, शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी जो मनुष्य होता है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, कोई भी मनुष्य जाति का प्राणी है या चाहे जीव जंतु है, तो वो या तो बोलकर करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी बोलकर पढ़ा रहा हूं ना। कुछ विद्यार्थी लिख कर करते हैं, जैसे आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो वो अपने विचार प्रकट करोगे। बड़ा क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करो, तो आप लिखकर ही प्रस्तुत करोगे ना। या आपको बोलते संकेतों के माध्यम से, इशारों में बातें करना, हाँ इधर चलते हैं उधर चलते हैं, ये सब जो इशारे होते हैं, संकेत होते हैं, वो भी होते हैं। कुछ प्रतीक भी होते हैं, यानी जो एक ऐसे दृश्य के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसे प्रतीक, कैसे आपने जैसे मान लो लाइक का बटन किया तो कहीं ना कहीं आपको क्लास अच्छी लगी तभी किया ना। तो वही बात है कि क्लास अच्छी लगने पर आपको लाइक करना चाहिए। और साथ में अगर आप कमेंट कर रहे हैं या मान लो और भी कोई प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम इमोजी के माध्यम से हंसने वाला भेजते हैं या रोने वाला या दुखी, सैड, कोई भी जो होता है वो माध्यम होता है प्रतीक का। फिर इसलिए भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। ये व्यक्ति और समाज के बीच संबंध स्थापित करती है तथा मानव जीवन को व्यवस्थित बनाती है। फिर बात करते हैं भाषा की प्रमुख परिभाषाओं की। तो भाषा की परिभाषाओं के अंदर बात करते हैं विद्यार्थियों, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। छोटा वाला क्वेश्चन अगर आए तो आपको यहां से सही करना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अंगों से निकली हुई सार्थक ध्वनियों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी भाषा है वो मनुष्य के उच्चारण अंगों से निकली हुई एक सार्थक ध्वनियों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरा है हेनरी स्वीट के अनुसार। क्या कहते हैं हेनरी स्वीट? हेनरी स्वीट यह कहते हैं कि भाषा ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति है। क्या है? ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति है।
तीसरा महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं? पाणिनि कहते हैं कि व्यक्तवाणी ही भाषा है, व्यक्तवाणी ही भाषा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एबीसीडी वाला क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तवाणी ही भाषा है, उक्त कथन किस परिवार यानी किस विद्वान ने दिया है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या पाणिनि, आचार्य किशोरीदास, सुमित्रानंदन पद। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर बात करते हैं चौथे नंबर की, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों तक प्रकट करता है। फिर सुमित्रानंद पंत जी क्या कहते हैं कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। क्या है? भाषा संसार का नादमय चित्र है। इस परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भाषा का मूल उद्देश्य विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा मानव जीवन की आधारशिला है। यह केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, साहित्य और सभ्यता की वह वाहक भी है। भाषा के बिना समाज का विकास संभव असंभव है। इसलिए भाषा मानव जीवन का अनिवार्य और अमूल्य साधन माना गया है। तो विद्यार्थियों, क्लास कैसी लग रही है? आप लाइक करते रहे। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीए के, बीएससी के, बीकॉम के या किसी के ड्यू पेपर रह गए, फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, तो उन सब के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास को देखे पिछली बार आपके लिए एनवायरमेंट की क्लास लगाई थी फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए, थर्ड वालों के लिए कौन सी लगाई थी? कंप्यूटर की। तो उनमें से आपके लगभग क्वेश्चन मैंने इसी क्लास में से यानी जो मैराथन क्लास लगाते हैं उनमें से आ जाते हैं। तो आप प्यार बनाए रखे, सपोर्ट बनाए रखे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि भाषा की प्रकृति एवं उसके सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी भाषा की प्रकृति से आशय उसके स्वभाव, स्वरूप और विशेषताओं से। भाषा एक जीवंत, परिवर्तनशील और सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की धरोहर होती है। भाषा का विकास समाज के साथ साथ होता है। समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार भाषा में परिवर्तन आता रहता है विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, अर्थात मनुष्य इसे जन्म से नहीं लाता, बल्कि समाज में रहकर सीखता है। एक बात भी आपको बता दूं, कई विद्यार्थियों के डाउट रहते हैं कि सर जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर एग्जाम जो इन्वायरमेंट का हुआ था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, यानी क्या हुआ था? एबीसीडी वाला हुआ था। और जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी उनके भी जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है वो भी क्या होता है? एबीसीडी वाला होता है। तो सर जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होगा हमारा, चाहे हिंदी अनिवार्य हो चाहे इंग्लिश अनिवार्य, यानी आपको दोनों में से एक विषय सब्जेक्ट चुनना है। तो वो आपके मैं बता देता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है विद्यार्थियों वो आपका लिखने वाला होगा। यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, भाषा के संबंधित हो सकता है, व्याकरण का हो सकता है, या कोई भी निबंध हो सकता है, पल्लवन हो सकता है, या संप्रेक्षण हो सकता है। तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको लिख कर आना है, तभी आपका जो 50 नंबर का पेपर है आपको नंबर उसमें से आएंगे विद्यार्थियों। ये बात आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी इस बैम में भी जाते हैं सर हमारा ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखे विद्यार्थी। फिर भाषा क्या होती है? बालक अपने परिवार या परिवेश से भाषा सीखता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण किसको कहते हैं? जैसे माता पिता जैसा बोलते हैं ना, वैसा ही बच्चा बोलने लग जाता है। यानी परिवार और परिवेश से जैसे वातावरण के रहेगा वैसी भाषा बोलना सीखेगा। अगर हम जो राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोलते हैं, यानी आप मारवाड़ी में जी की भाषा बोला आप रखन जी को टिंगर रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना चालू होगी, तो वो सीख ही जन चालू हुई। लेकिन भाषा जनी सीखे जने आपा जी के वातावरण में रवा। अगर कोई इंग्लैंड में आदमी रहे, बच्चों रहे, तो अगर वो लगातार 20 साल उठ रही है तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज सीख जी। क्यों? क्योंकि बठेरी वो काई रह रही है, बठेरो इन्वायरमेंट मिल रही है, बिना बठेरो परिवेश मिल रही है। वो चीज है। मारवाड़ी कैसी लागे थाने या हिंदी कैसी लाग रही है आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में दोनों आपको मिक्स क्लास में याद करवाने वाला हूं। भाषा ध्वनि आधारित होती है, यानी जी की भाषा हुए नहीं वह ध्वनि आधारित हुए। पहला मनुष्य कहीं करे बोलनो सीखे, पछ बाद में लिखनो सीखे, इर बाद में कहीं हुए मौखिक भाषा लिखित भाषाओं अधिक प्राचीन है। यानी जो विद्यार्थियों मौखिक भाषा है वो लिखित भाषा से अधिक प्राचीन है, क्योंकि लिखना तो मनुष्य ने उसके बाद शुरू किया है, लेकिन बोलना तो बहुत पहले शुरू कर दिया। उसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ या कोई वर्डों का आविष्कार हुआ, कुछ प्रणालियां बनी। उससे पहले तो कितने लाखों साल पहले मनुष्य ने बोलना सीख लिया था। तो ध्यान रखे भाषा, मौखिक भाषा बहुत प्राचीन है। भाषा संकेतात्मक भी होती है, क्योंकि शब्द किसी वस्तु, भावना या विचार का संकेत होता है। फिर भाषा सरल से जटिल की ओर होती है। आरंभ में भाषा सीमित शब्दों वाली होती है, परंतु आज विज्ञान, तकनीक, साहित्य आदि के कारण उसका स्वरूप व्यापक हो गया है। भाषा निरंतर विकसित होती रहती है। बात करते हैं भाषा का सामाजिक महत्व। क्या होता है भाषा का सामाजिक महत्व? है तो भाषा समाज की आत्मा है, इसके बिना समाज का संगठन संभव है। यानी जी की भाषा है नहीं बाकाई समाज की आत्मा है, मेरे बिना कोई भी संगठन कौन बन सके, चाहे वो किसी भी जाति रो है, किसी समुदाय रो, किसी भी धर्म रो है। भाषा बिना कोई भी मेरे अस्तित्व को नहीं। भाषा मनुष्य को परस्पर जोड़ती है, यानी आपस में जोड़ने का काम करे, चाहे वो तमिल बोले, चाहे राजस्थानी बोले, चाहे मारवाड़ी बोले, चाहे कीमू बोले, बिना भाषा परस्पर जोड़ती है और सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। परिवार, विद्यालय, व्यवहार, व्यापार
प्रशासन, न्याय, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में भाषा का उपयोग होता है। भाषा संस्कृति और परंपराओं की संरक्षक है। किसी समाज का इतिहास, साहित्य, लोकगीत, लोक कथाएं, धार्मिक ग्रंथ और भाषा ज्ञान के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं। विद्यार्थियों, भाषा शिक्षा का प्रमुख साधन है। शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। यानी जो शिक्षक होता है ना, वो क्या करता है, भाषा के द्वारा कैसे प्राप्त कर रहा है। अब जैसे मान लो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे विद्यार्थी जो अभी बीए कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज के, चाहे वो आप बीकानेर जिले के, गंगानगर जिले के, हनुमानगढ़ जिले के, या कोई भी जिला आपका चूरू जिला है, आप जहां से भी क्लास देख रहे हो, आप सारे मेरे विद्यार्थी हो ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, अभी मैं जो बोल रहा हूं वही भाषा ही ना। कभी मैंने मारवाड़ी का वर्ड यूज किया, कभी जैसे मान लो मैंने हिंदी बोला, जैसे भाषा को मैंने लैंग्वेज बोल दिया तो इंग्लिश हो गया। वही भाषा है वो क्या करता है, विद्यार्थी सीखता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक विचारों का प्रसार हुआ। आज अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कोई ताम्रपत्र लेख है या कोई भी उल्लेख मिला है, तो हो सकता है थोड़ी है कि वो हिंदी में मिला है या इंग्लिश में मिला है, कोई अलग भाषा है, प्राकृत भाषा हो सकती है, पाली भाषा हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। तो उसके आधार पर उसको पढ़ना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, उसके बाद भाषा के विचारों का तकनीकी प्रसार होता है। विद्यार्थियों, भाषा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। भाषा क्या करती है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। एक समान संपर्क भाषा राष्ट्र के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करती है। भारत में हिंदी इसी रूप में महत्वपूर्ण है। भाषा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। अच्छी भाषा व्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है, वे अपने विचार स्पष्ट करती है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, अतः भाषा की प्रकृति सामाजिक परिवर्तनशील और जीवंत है। यह मानव समाज की आधारशिला है तथा सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 3 नंबर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा अत्यंत व्यापक और समृद्ध भाषा है। इसका प्रयोग भारत के अनेक राज्यों में किया जाता है। क्षेत्र, प्रयोग, शैली और प्रयोग के आधार पर, स्वरूप के आधार पर हिंदी के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। हिंदी के भी विविध रूप, उसके विकास, विस्तार और लोकप्रियता के प्रमाण हमें सामान्य दिखाई देते हैं। यानी अगर बात करें, सबसे पहला प्रमुख हिंदी भाषा मौखिक है, यानी ये बोलचाल की भाषा है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बातचीत के लिए किया जाता है, जिसमें सरलता और सहजता होती है। दूसरा रूप हिंदी लिखित हिंदी है, जिसका प्रयोग पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, पुस्तक में, समाचार पत्र में, प्रशासनिक कार्यों में, साहित्य रचना में किया जाता है और ये व्याकरण सम्मत व्यवस्थित होती है। विद्यार्थियों, तीसरा रूप मानक हिंदी का, यानी यह हिंदी का शुद्ध रूप है, परिनिष्ठ और स्वीकृत रूप है। शिक्षा, शासन, साहित्य, मीडिया तथा औपचारिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा रूप होता है हिंदी का लोक भाषा या बोलियां। तो चारों रूप आपको पता होना चाहिए। एक तो पहला रूप है मौखिक हिंदी का, दूसरा लिखित हिंदी का, तीसरा मानक हिंदी का, चौथा लोक भाषा या बोलियों का। यानी इस हिंदी क्षेत्र में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेली, बघेली, मगही आदि बोलियां प्रचलित है। ये सब हिंदी की भाषा है। यानी जो आप वर्ड देखोगे ना, वो सारे के सारे हिंदी के होते हैं, लेकिन उसके अंदर भाषा उसकी अलग हो गई। ठीक है, इंग्लिश के 26 ही वर्ड होते हैं, वही छोटी एबीसीडी बन जाती है, वही बड़ी बन जाती है, उसी के कुछ अलग अर्थ निकलने लगता है। वही बात अपने हिंदी में, इंग्लिश का तो एक मान के चलिए शॉर्ट सी वो लिमिट हो गया है, यानी 26 वर्ड के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। लेकिन अपने अगर हिंदी की बात करें तो बहुत ज्यादा वर्ण भी है, हर वर्ण का एक महत्व है, अलग अलग नाम से उसकी पहचान बनती है। फिर बात करें तो इंग्लिश में ये भी तो समस्या आती है ना, अंकल कोई चाचा बोलता है, अंकल कोई मामा बोल देते हैं। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको थॉट वाली होनी चाहिए। फिर जो इसके अंदर ये जीवंत प्रचलन लोकप्रिय मानी जाती है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों प्रयोग एवं शैली के आधार पर रूप प्रयोग एवं शैली के आधार पर रूप, यानी हिंदी का एक रूप साहित्यिक हिंदी है, इसलिए इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि की रचना की जाती है। इसमें सौंदर्य, भावपूर्णता और अलंकारिकता होती है। दूसरा रूप राजभाषा हिंदी का, यानी जो अपनी देश है, भारत देश है, उसका अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजस्थान यानी भारत की वो हिंदी भाषा राजभाषा है। यानी राज कार्यों के अंदर भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया है, सरकारी कार्यालय में इसका कार्य प्रयोग बढ़ रहा है। विद्यार्थियों, तीसरा रूप तकनीकी हिंदी है, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, कानून, कंप्यूटर आदि के विषयों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा रूप पत्रकारिता हिंदी है, जिसका प्रयोग समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, डिजिटल मीडिया में होता है और ये सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली माना जाता है। फिर चौथा रूप हो गया, इसके अंदर बता दिया मैंने आपको, आजकल हिंदी का आधुनिक रूप सोशल मीडिया हिंदी में है, जिसमें नए शब्द, संक्षिप्त रूप, मिश्रित शैली देखने को मिलती है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें,
हिंदी भाषा के विविध रूप इसकी व्यापकता और जीवंतता को सिद्ध करते हैं। बोलचाल से लेकर साहित्य, प्रशासन, विज्ञान और मीडिया तक हिंदी ने अपने अनेक रूपों में स्वयं को स्थापित किया है। यह विविधता हिंदी को समृद्ध और लोकप्रिय बनाती है विद्यार्थियों, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्लास को देख रहे हैं, अभी मेरे सारे विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, लेकिन आप एक लाइक और कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके शायद हजारों लाखों रुपए लग रहे हैं ना। आप अगर एक लाइक कर दोगे तो आपके खाते से 1000 रुपए कट जाएंगे, ये आपको लग रहा है, इसीलिए तो आप लाइक कर नहीं करते ना। लाइक करने से देखो विशेष रूप से ना तो हमें फायदा होता है, ना आपको कोई नुकसान होता है, ना हमें कोई ज्यादा बेनिफिट या नुकसान है। यानी उससे क्या होता है, लाइक से आपकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि मेरे जितने विद्यार्थियों ने, चाहे वो 15,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 10,000 है, या एक विद्यार्थी है, उनका सपोर्ट कैसा है, उनका प्यार कैसा है, वो क्लास को कैसे लाइक करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए विद्यार्थियों, जिससे क्लास और भी ज्यादा विद्यार्थी आगे ले जा सके और सभी विद्यार्थियों के सजेशन में जा सके। फिर आपके लिए चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, यानी हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताओं की, तो हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है और विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में से गिनी जाती है, क्योंकि इसकी अनेक विशेषताएं जो इसे सरल, वैज्ञानिक और लोकप्रिय बनाती है। हिंदी की पहली विशेषता इसकी सरलता है, यानी हिंदी सीखना, बोलना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसके शब्दों का उच्चारण सामान्यतः जैसा लिखा जाता है वैसा ही होता है। अभी जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपके सामने वर्ड है ना पीडीएफ में, तो जैसा मैं है ना वैसा ही बोल रहा हूं, यानी हिंदी सीखना और बोलना, ये जैसा लिखा हुआ है मैंने वैसा बोला है विद्यार्थियों। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे वर्ड होते हैं उसको बोलते थे, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है विद्यार्थियों, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी विशेषता इसकी वैज्ञानिक लिपि है, यानी हिंदी की जो लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। छोटा वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए तो याद कर देना, और मेरे हिसाब से सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये सारा क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जो ध्वन्यात्मक है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, इसलिए पढ़ने लिखने में सुविधा होती है। और तीसरी विशेषता इसकी व्यापक शब्द संपदा मानी जाती है, यानी हिंदी में संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द समाहित है। इसमें अभी इसकी अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ी है। चौथी विशेषता इसकी लचीलेपन की क्षमता है, यानी हिंदी समय के अनुसार नए शब्दों को अपनाती है और स्वयं को आधुनिक समान बनाती है विद्यार्थियों। फिर सामाजिक और राष्ट्रीय अगर विशेषताओं की बात करें तो हिंदी भारत के विशाल जनसमूह द्वारा बोली और समझी जाती है, इसलिए संपर्क भाषा के रूप में अत्यंत उपयोगी है। विभिन्न भाषाओं वाले लोग हिंदी के माध्यम से संवाद करते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कार्यों, शिक्षा, मीडिया और प्रशासन में इसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है, जिसके अंदर कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी नरला, महादेवी वर्मा है, चाहे महान साहित्यकारों में कोई भी महाकवि आते हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद है या और भी कोई हमें कवि के नाम प्रेमचंद जी है, वो सारे के सारे क्या है, हिंदी साहित्य के समृद्ध अत्यंत इतिहास में माने जाते हैं। हिंदी भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम भाषा है। इसमें कोमलता, ओज गुण, माधुरी गुण, गंभीरता सभी गुण विद्यमान है, इसलिए कविता, कहानी, भाषण और संवाद इसी में प्रभावशाली लगते हैं विद्यार्थियों। फिर निष्कर्ष आप पढ़ लेना अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन की, यानी हिंदी की वर्ण व्यवस्था तथा शब्द भंडार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये मेरा वादा विद्यार्थियों आपसे, क्योंकि बीए, बीएससी और बीकॉम इन सब के लिए पेपर आपका हिंदी अनिवार्य होगा। बाकी जिन्होंने ऑप्शनल आपको इंग्लिश ले रखा है, चाहे इंग्लिश मीडियम है तो वो डेफिनेटली वो इंग्लिश अनिवार्य लेंगे, तो उनके लिए भी हो सकेगा वो नोट्स तो उपलब्ध करवा रहे हैं विद्यार्थियों। क्लास अगर होगी तो लगा देंगे, वरना आप विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी मेरे सारे के सारे जुड़े रहे और क्लास को हर विद्यार्थी की क्लास शेयर कर दे। बात करें हिंदी की वर्ण व्यवस्था, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक सुव्यवस्थित मानी जाती है। हिंदी की वर्ण व्यवस्था में मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। पहली लाइन याद कर लेना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या है, वर्ण है। यानी स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी में ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वर माने जाते हैं। यानी जो ये स्वर है, कितने स्वर है, 11 स्वर है, ये आपको पता होना चाहिए। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी जो के, ख, ग वर्ग, यानी के वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, जो भी वर्ग है ना, वो सारे के सारे किसकी सहायता से पढ़े जाते हैं, वो सारे के सारे स्वरों की सहायता से। यानी अगर के में अ नहीं जुड़ेगा तो पूरा के नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हिंदी वर्णमाला में अनुसार
जो अनुस्वार है, जो ऊपर आप बिंदी देख रहे हैं वो होता है अनुस्वार। विसर्ग जो आगे दो लगते हैं, जैसे संस्कृत का शब्द बनता है जैसे नमः, नमस्ते, ऐसे जो शब्द बनते हैं उसके आगे विसर्ग का चिन्ह लगा रखा है। चंद्र बिंदु ऊपर हो गया, जैसे आंख हो गया, या और भी कोई शब्द आंसू बोलते हैं, वो सारे के सारे चंद्र बिंदु से बनते हैं। आदि चिन्ह भी प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसे पढ़ा जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है विद्यार्थियों। फिर हिंदी का शब्द भंडार, अगला पॉइंट क्या है, हिंदी का शब्द भंडार। आपको पूरा का पूरा हिंदी में इसमें समाहित करने वाला हूं। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध और विशाल है। इसमें अनेक स्रोतों से शब्द आते हैं। हिंदी के शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन याद रहना कौन सा होना चाहिए कि हिंदी के शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तत्सम कौन सा होता है, जो संस्कृत से यथावत लिए गए जो शब्द है, जैसे सूर्य, अग्नि, मानव, चाहे और भी कोई शब्द आ जाता है, अग्नि आ जाता है, या और देखते हैं अत्यंत है, भंडार है, यानी जो शब्द आते हैं संस्कृत के शब्द में पढ़ रखे होंगे, जैसे सूचिका है, सुई है, तो चाहे भल्लुक है, मरकट है, ये सारे शब्द होते हैं वो तत्सम मुक्त होते हैं। फिर तद्भव शब्द है जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द, जैसे हिंदी के शब्द है अपने गूढ़ शब्द होते हैं, जैसे सूरज, सूर्य से सूरज बन गया, अग्नि से आग बन गया, या और भी शब्द जैसे मिलते हैं ना, श्याम से काला होता है ना। तो जैसे ही देशी शब्द की बात करें तो देशी बोलियों से आए शब्द, जैसे खटिया माचे को कहते हैं, या जो चारपाई होती है, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये जो कपड़े हो गए या वस्त्र हो गए, वस्त्र अलग शब्द आ गया। विदेशी शब्द होते हैं अन्य भाषाओं से आए शब्द, जैसे किताब है, बाजार है, बूट है, सूट बूट है, स्कूल है, रेल है, या ये जो टिफिन है, ये शब्द होते हैं विदेशी शब्द। फिर हिंदी ने अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में अनेक शब्द ग्रहण किए। यही कारण है कि हिंदी में अभिव्यक्ति आसक्ति बहुत व्यापक मानी जाती है। निष्कर्ष इसका क्या है, अतः हिंदी की वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिक सरल और व्यवस्थित है। इसका शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है और बहुआयामी है। इसी कारण हिंदी भाषा अभिव्यक्ति, साहित्य और व्यवहार की दृष्टि से अत्यंत सक्षम मानी जाती है विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आपके लिए छठा क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेद समझाइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी क्वेश्चन है। देखो सारा का सारा तो आपको संधि इसमें से नहीं करवा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है संधि पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और आपको अलग अलग उदाहरण भी करवाए जाते हैं, वो आपको इतना डिटेल नहीं जाना है। आपको बस संधि की परिभाषा आनी चाहिए। संधि के कुछ अगर छोटे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा विद्यार्थियों। तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़ या मिलना। आपको तो मेन परिभाषा याद होनी चाहिए, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, या जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, वैसे शब्द आपको यानी आने चाहिए। तो मेल, जोड़ या मिलन, हिंदी व्याकरण में जब दो वर्ण, ध्वनियां अथवा शब्द परस्पर मिलते हैं, यानी जो दो वर्ण है, यानी जो चाहे क प्लस ए जुड़े या अ प्लस ई जुड़े, ऐसे जो शब्द होते हैं, ध्वनियां, ये ध्वनि जो है और शब्द परस्पर मिलते हैं, तो उसके मेल से जो उच्चारण स्वरूप में परिवर्तन होता है, तब उस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। यानी दो शब्द या वर्ण आपस में जब मिलते हैं, जो ध्वनियां मिलती हैं, उसके जो मेल से जो उच्चारण बनता है या परिवर्तन बनता है, आपने देखा होगा कि विद्या प्लस आल्य, यानी आ प्लस आ का मिलन होता है तो आ बन गया, मान लिया। बाकी विद्या प्लस आल्य का मतलब हो गया विद्यालय, यही शब्द मिलता है ना। जैसा क प्लस अमल तो कमल बन गया। उसी प्रकार से सॉरी क प्लस अमल यानी ए प्लस ए नहीं होता है, यानी आ होता है, तो वो आप देख लेना। फिर दूसरे शब्दों में कहे तो दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से, यानी जो पास पास में शब्द होते हैं, आपने संधि पढ़ रखी होगी, आपने 6 से लेकर 12th क्लास तक संधि पढ़ी होगी, आपने कंपटीशन बीएससी से एग्जाम दिए उसने अंदर संधि पढ़ी होगी, यानी आपने पढ़ रखी है विद्यार्थियों। तो भाषा को सरल, मधुर और पूर्वाग्रह बनाने में संधि का विशेष महत्व है। यदि प्रत्येक शब्द को अलग अलग बोला जाए तो भाषा में रुकावट और कठोरता आ सकती है, परंतु संधि के कारण बोलने में सहजता आती है। साहित्यिक भाषा, सांस्कृतिक निष्ठ, हिंदी और शुद्ध लेखन में संधि का ज्ञान अनावश्यक माना गया है। संधि केवल शब्दों को जोड़ने का नियम नहीं है, बल्कि ये ध्वनि विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है। ये बताती है कि जब दो ध्वनियां पास आती है, जब दो ध्वनियां पास आती है, चाहे वो ई प्लस ऊ हो, ई प्लस ए हो, यानी दो ध्वनि जब पास आती है तो वे किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है, इसलिए संधि भाषा की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करती है। अब हम बात करेंगे संधि के प्रमुख भेद की। तो संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। नाम याद हो गया आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि कौन सी होती है, यानी जब दो स्वरों के मिलने से, यानी इसमें केवल क्या मिलेंगे, स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्वर मिलेंगे। इसमें के खे नहीं मिलेंगे, बल्कि ए ई उ यही सारे मिलेंगे। तो जब दो स्वरों के मिलने से
ध्वनि परस्पर होता है तब स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है, सॉरी। और ये संधि ये हिंदी और संस्कृत में बहुत सामान्य है। इसमें स्वर मिलकर नया स्वर या परिवर्तित ध्वनि बना देते हैं। इसके अंदर आपने अनेक संधियां पढ़ रखी होगी, चाहे वो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वर्धी संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है। ये सारी जो संधियां होती है वो स्वर संधि के अंदर आती है। किसमें आती है? स्वर संधि में आती है। फिर दूसरा संधि आती है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि विद्यार्थियों। जब दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन या स्वर के संपर्क से व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको सुविधा के अनुसार ध्वनि बदलती है। तीसरा विसर्ग संधि, यानी जब दो विसर्ग आपके बाद कोई अन्य वर्ण आने पर उसका रूप बदल जाए। यानी एक तरफ तो क्या आएगा? विसर्ग आएगा, उसके बाद क्या आएगा? स्वर आ सकता है या व्यंजन आ सकता है, उसके बाद आएगा तो क्या होता है? उसे विसर्ग संधि बन जाती है। संस्कृत मूल के शब्दों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। अब हम बात करेंगे संधि का महत्व विद्यार्थियों। क्या है संधि का महत्व? तो संधि भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और मधुर बनाती है। इससे उच्चारण सरल होता है तथा वाक्य अधिक प्रभावशाली बनते हैं। संस्कृत हिंदी साहित्य, काव्य एवं शुद्ध उच्चार व्याकरण के माध्यम से संधि अत्यंत उपयोगी होती है। संधि जानने में शब्दों की सही रचना और संधि विग्रह करना सरल हो जाता है। संधि विग्रह यानी दो शब्दों को तोड़ना, यानी एक शब्द बना हुआ है उसको आपस में तोड़ना, दो भाग टुकड़ा करना, वो होता है संधि विग्रह। तो सातवां क्वेश्चन है समास की परिभाषा देते हुए उसके मुख्य प्रकार लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये सारे जो करवा रहा हूं शुरुआत में ये सारे लघुतरात्मक क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो आपने आशा करता हूं कि एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब कर दिया होगा या क्लास को लाइक कर दिया होगा। बाकी तो देखो मैंने तो मेरा तो काम बोलने का 2-3 बार कह दूंगा। बाकी अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इतनी सपोर्ट की जगह है तो आप जरूर कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब हम बात क्या कर रहे हैं? समास के अर्थ की। समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना, यानी कोई शब्द है, पंक्ति है, उसको छोटा करना, संक्षेप करना। हिंदी व्याकरण में जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने विस्तृत रूप को छोड़कर एक संक्षिप्त रूप ले लेते हैं, जिसके जैसे कि दूध और दही या दही और रोटी, तो उसको क्या कर दिया? दूध रोटी कर दिया। जैसे पीला है जिसका अंबर या पीले हैं जिसके वस्त्र, तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वैसे ही क्या होता है, यानी शब्द को छोटा कर देना वे होता है सार गर्भित बनाना। समास का उद्देश्य क्या होता है? भाषा को छोटा, प्रभावशाली और सार गर्भित बनाना। तो सामान्य भाषा में जहां अनेक शब्दों की आवश्यकता होती है वही समास में वही अर्थ एक शब्द में व्यक्त हो जाता है। इससे भाषा में गति, सुंदरता और संक्षिप्तता आती है विद्यार्थियों। गद्य, पद्य, निबंध, समाचार तथा प्रशासनिक भाषा में समास का विशेष महत्व माना गया है। समास में शब्दों का मेल होता है जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। समास भाषा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करता है विद्यार्थियों। बाद में बात करते हैं समास के प्रमुख प्रकार की। तो समास में प्रकार आपको बस उदाहरण नहीं समझने, आपको बस याद होना चाहिए ये समास कैसे आता है। यानी समास के प्रमुख प्रकार है, पहला समास का प्रकार है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है और वही पद वो प्रधान होता है। ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास, यानी जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का मतलब है जिसमें दूसरा पद प्रधान है तथा पहले पद का उसके कारक संबंध आए जाते हैं। तीसरा कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेषज्ञ संबंध पाया जाता है, यानी विशेषण और विशेषज्ञ का संबंध पाया जाता है। दोनों पद मिलकर एक वस्तु का बोध करते हैं। फिर अगला 4 नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर क्या पता होना चाहिए आपको? जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, दोनों का संयुक्त रूप है बदल निकलता है। ठीक है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक है, जैसे कि 88 हो गया या अष्टाध्यायी हो गया या त्रिपुरादि हो गया, जिसमें क्या है पहला पद है वो संख्यावाचक हो, समूह या संख्या का बोध कराता हो। छठा पॉइंट है बहुब्रीहि समास, यानी जिसमें दोनों पदों से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अर्थ प्रदान समास कहलाता है। फिर समास का महत्व, तो समास भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाता है। साहित्य में काव्य सौंदर्य बढ़ाने या गद्य में कम शब्दों में अधिक अर्थ देने के लिए समास का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की समृद्धि में समास का बड़ा योगदान पाया जाता है। नेक्स्ट आप निष्कर्ष पढ़ लेना। हम बात करेंगे अगले 8 नंबर क्वेश्चन की, उपसर्ग क्या है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों का महत्व बताइए। तो उपसर्ग अर्थ क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे पहले लगकर, यानी जो पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विस्तार या विशेषता उत्पन्न करता है। उपसर्ग स्वयं स्वतंत्र शब्द नहीं होता, परंतु जब वह किसी शब्द के आगे जुड़ता है तब नया अर्थ उत्पन्न करता है। यानी उपसर्ग हिंदी भाषा में शब्द निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। एक ही मूल वस्तु के शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगाने से अनेक नए शब्द बनाए जाते हैं, जिसमें भाषा समृद्ध और अभिव्यक्ति बनती है विद्यार्थियों।
क्लास को कंटिन्यू देके बाद में आपको पत्र लेखन है, निबंध कैसे लिखना है, या पल्लवन क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, वो भी आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। बस क्लास को छोड़े नहीं, पूरी क्लास देखे ताकि आपको बेनिफिट हो जाए विद्यार्थियों। उदाहरण के रूप में किसी शब्द के आगे प्र, अ, सु, नि, उप, दूर आदि उपसर्ग लगने से क्या होते हैं, अलग शब्द बनते हैं। जैसे प्र का क्या बनेगा बताइए आप, प्रशिक्षा, प्रत्येक बन गया, अ से बनेगा अपनापन या अनेक शब्द बन गया, सु से स्वागत हो गया, या सु से और भी कार्य बनते हैं, या नी से निषेध हो गया, निस्तारण हो गया, या नी से अलग शब्द बन सकते हैं, निर्जर हो गया, ये अपने देखे निर होता है उसमें, सॉरी, उप से बनते हैं या दूर से बनते हैं। फिर हिंदी में प्रचलित उपसर्ग कौन कौन से, तो बात करते हैं हिंदी में संस्कृत देशज और विदेशी भाषाओं से आए अनेक उपसर्ग प्रचलित है। तो अ या अन अभाव या निषेध का भाव कराता है, ये उपसर्ग आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेने विद्यार्थियों। अ या अन का अभाव या निषेध का भाव होता है, सु से शुभ या अच्छा होता है, दूर से दूर यानी बुरा कठिन होता है, प्र से आगे विशेष प्रारंभ, उप से निकट सहायक, नी निर दिना या पीछे, परि के चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर, बे यानी अभाव यानी फारसी मूल है, ना का अर्थ होता है निषेध, क्या होता है निषेध। अब हम बात करेंगे उपसर्ग के महत्व की। तो उपसर्ग का महत्व यही है कि उपसर्ग भाषाओं को विस्तृत और शक्तिशाली बनाते हैं, जिसके माध्यम से नए शब्दों की रचना सरलता से होती है। यदि उपसर्ग न हो तो हर अर्थ के लिए अलग शब्द बनाने पड़ेंगे। उपसर्ग भाषा में संक्षिप्तता भी लाते हैं और एक छोटे शब्दांश से पूरे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रशासनिक भाषा, साहित्य, विज्ञान और सामान्य बोलचाल में उपसर्गों का व्यापक प्रयोग होता है। उपसर्ग अर्थ की सूक्ष्म विविधताओं को व्यक्त करने में भी सहायक होता है, जैसे अच्छाई, बुराई, निषेध, निकटता, श्रेष्ठता आदि भाव उपसर्गों के रूप में स्पष्ट होते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। तो प्रत्यय को भी समझना है। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग तो किसी वर्ड शब्द के आगे जुड़ते हैं, जबकि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय जुड़ते हैं पीछे और उपसर्ग जुड़ते हैं आगे। ये बात आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों। तो वे शब्दांश जिसके किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, रूप या वर्ग में परिवर्तन करता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, परंतु शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बना लेता है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की दृष्टि से प्रत्यय का अत्यंत महत्व है। इसमें संज्ञा, विशेषण, भाववाचक शब्द, क्रियात्मक शब्द आदि बनाए जाते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ अधिक स्पष्ट, विस्तृत या परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण व्याकरण में प्रत्यय को रचना शक्ति का प्रमुख साधन माना गया है। अब हम बात करेंगे प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के प्रकार के अंदर पहला प्रत्यय आता है कृत प्रत्यय। क्या है, कृत प्रत्यय। जो धातु या क्रिया मूल के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, मूल के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। इसमें क्रिया से संज्ञा, विशेषण या अन्य रूप बदलते रहते हैं। दूसरा तद्धित प्रत्यय, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं, इसके द्वारा जाति, भाव, संबंध, गुण आदि का बोध करवाया जाता है विद्यार्थियों। फिर प्रत्यय का महत्व क्या है, तो प्रत्यय भाषा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। इसके द्वारा सीमित शब्दों से असंख्य नए शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय अर्थ की सूक्ष्मता प्रकट करते हैं, जैसे गुण, अवस्था, भाव, संबंध, व्यवसाय, समूह आदि का बोध करवाया जाता है। साहित्य, निबंध, प्रशासन और सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त अनेक शब्द प्रत्ययों से बने होते हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी लेखन के लिए प्रत्यय ज्ञान आवश्यक माना गया है। तो इसके निष्कर्ष की बात करें तो वे शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ या भाव रूप में परिवर्तन करने वाले होते हैं। शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। इसके मुख्य अर्थ कृत और तद्धित है। हिंदी भाषा की शब्द संपदा बढ़ाने में प्रत्यय का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है, संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संधि और समास का परिचय हमने कर लिया अलग अलग क्वेश्चनों में, यानी संधि और समास दोनों हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय है। अलग अलग उद्देश्य होते हैं, एक जैसा समझ लेते हैं, परंतु उसके बीच अंतर होता है। ध्वनियों यानी संधि ध्वनियों और वर्णों के मेल से संबंधित होती है, जबकि समास शब्दों के संक्षिप्त संयोजन से होता है। दोनों का सुंदर प्रभावशाली बनाते हैं। बात करें मुख्य अंतर की, तो पहला अंतर इसके अंदर आधार का अंतर। क्या है, आधार कार्ड आपके पास होता है वो नहीं, आधार कुछ और है। यानी संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है और समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। परिवर्तन का अंतर क्या है, संधि में वर्णों के मिलने से, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, याद करना अच्छे से। इस क्लास को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, हाथ का बटन जरूर दबाना है, कमेंट करना है, लाइक भी करना है।
तो परिवर्तन का अंतर है, संधि में वर्णों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन होता है, समास में संबंध मिलते हैं पर हर ध्वनि परिवर्तन की आवश्यक नहीं होता। उद्देश्य के अंतर की बात करें तो संधि का उद्देश्य उच्चारण को सरल, मधुर और प्रवाहपूर्ण बनाता है। समास का उद्देश्य भाषा को संक्षिप्त और सारगर्भित बनाना है विद्यार्थियों। फिर अगला पॉइंट आपके लिए विग्रह का अंतर। विग्रह का अंतर यानी समास में संधि में वर्ण अलग किए जाते हैं जबकि समास में शब्द का विस्तृत रूप बताया जाता है। प्रयोग का अंतर हो गया या दोनों का महत्व है, दोनों मधुरता देते हैं, भाषा को संस्कृत लाते हैं, ये सब आप अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है वाक्य रचना से क्या अभिप्राय है, प्रमुख वाक्य के भेद बताइए। तो वाक्य रचना विद्यार्थियों भाषा में विचारों की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से होती है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह है जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इन शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार उचित क्रम में सजाकर अर्थपूर्ण बनाया जाता है, तब उसे वाक्य रचना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उनसे स्पष्ट भाव प्रकट हो वाक्य रचना कहलाती है। वाक्य रचना में शब्दों का सही प्रयोग, क्रम, उचित लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, विराम चिन्हों का ध्यान रखा गया जाता है। यदि शब्दों का क्रम गलत हो जाए तो अर्थ बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए राम बाजार गया सही है जबकि बाजार राम गया सामान्य रूप में अशुद्ध या अस्वाभाविक माना जाएगा। हिंदी भाषा में सामान्यतः कर्ता पहले, कर्म बीच में और क्रिया अंत में आती है। वाक्य रचना का उद्देश्य भाषा को स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली बनाना है। अच्छी वाक्य रचना से व्यक्ति के विचार व्यवस्थित रूप से प्रकट होते हैं। और बात करते हैं वाक्य के प्रमुख भेद की। वाक्य के प्रमुख भेद की विद्यार्थियों बात करें वाक्य के प्रमुख भेद की तो वाक्य के भेद अनेक आधारों पर विभाजित किए जाते हैं। जिससे प्रमुख दो प्रकार है। तो पहला पॉइंट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन सा, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तीसरा मिश्र उपवाक्य, मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं विद्यार्थियों। फिर अर्थ के आधार पर बात करें तो पहला विधानवाचक वाक्य यानी जिसमें सामान्य कथन व्यक्त होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछते हैं। आज्ञावाचक वाक्य आदेश, निवेदन, सलाह देते हैं। इच्छावाचक में इच्छा या आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो या दुख का आशीर्वाद देते हैं। विस्मयादि बोधक में आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का व्यक्त करते हैं। फिर संशयवाचक में संदेह व्यक्त करते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के नियम बताइए। तो जब किसी वाक्य में व्याकरण संबंधी त्रुटियों के जैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, शब्द, कर्म या वर्तनी की गलतियां होती है तो वाक्य अशुद्ध कहलाता है। ऐसे वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार ठीक करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। वाक्य शुद्धि का उद्देश्य भाषा को स्पष्ट, प्रभावशाली और शुद्ध बनाना है। यदि उसके वाक्य अशुद्ध हो तो अर्थ भ्रमित हो सकता है, हास्यास्पद भी बन सकता है। इसलिए लिखित और मौखिक दोनों भाषा में वाक्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक मानी गई है। ये देख लो आप, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के प्रमुख नियम है जैसे कर्ता और क्रिया का सामंजस्य यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होना चाहिए। जैसे लड़कियां खेल रही है। लिंग की शुद्धता यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सीता गई, राम गया, भोजन खाया, ये खा गई, ऐसे होना चाहिए। फिर वचन की शुद्धता यानी एक वचन और बहुवचन का उचित प्रयोग आवश्यक माना जाता है। पुरुष की शुद्धता होनी चाहिए, कारक चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए, शब्द क्रम की शुद्धता होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए, काल की शुद्धता होनी चाहिए। ये सब इसके अंदर देखना है। अगला क्वेश्चन है शब्द शुद्धि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित बताइए विद्यार्थियों। तो शब्द शुद्धि आप देख लेना अच्छे से। शब्दों में क्या होता है कि भाषा में शब्दों का सही रूप से प्रयोग करना शब्द शुद्धि कहलाता है। जब किसी शब्द की वर्तनी, उच्चारण, रूप या गलत प्रयोग होता है तो वह अशुद्ध शब्द बन जाता है। ऐसे शब्द को सही अर्थ में लिखना या बोलना शब्द शुद्धि है। शब्द भाषा की मूल इकाई है। शब्द भाषा की क्या है, मूल इकाई है। यदि शब्द ही अशुद्ध होंगे तो वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भाषा के लिए शब्द शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। हिंदी में अशुद्ध प्राय, उच्चारण दोष, वर्तनी दोष, अन्य भाषाओं में प्रभाव, मात्रा त्रुटि, संयुक्ताक्षर की गलती या असावधानी के कारण प्रयुक्त होता है। तो शब्द अशुद्धि के प्रमुख कारण या उदाहरण ये होते हैं। पहला मात्रा संबंधी हो गया यानी गलत मात्रा लगने से गलत शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कवि, तो कवि के अंदर शुद्ध मात्रा है, कवि छोटा होगा ना तभी शुद्ध होगा। जैसे सीता है तो सीता में भी छोटा नहीं बड़ा लगेगा। वर्णों की त्रुटि आ जाती है। जैसे विद्यालय, ये देखो अशुद्ध लग रहा है, जैसे विद्या के दे प्लस ये मिलेगा तो विद्या बन जाएगा। और संयुक्ताक्षर जैसे क्षेत्र होता है, उच्चारण प्रभाव अशुद्धि होती है। स्कूल हो गया तो ये स्कूल होता है। समान ध्वनि वाले शब्दों का क्रम होता है और
या और कहाँ शब्द शुद्धि का महत्व यह है कि शब्द शुद्धि से भाषा की गरिमा बनी रहती है। परीक्षा, लेखन, निबंध, आवेदन आदि शब्द इसके अंदर क्या होता है, विस्तृत रूप से देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। बीच में कुछ लोकोक्ति, मुहावरों के वो वाक्य के शब्द थे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखें और समझना अच्छे से इसको। जिस पत्र का उपयोग सरकारी कार्यालयों, विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक संस्थाओं या प्रशासनिक कार्यों में आधिकारिक रूप में किया जाता है, उसे शासकीय पत्र कहा जाता है। यह पत्र शासन के नियमों, आदेशों, सूचनाओं और निर्देशों, योजनाओं तथा प्रशासनिक कार्यों के आदान प्रदान के लिए लिखा जाता है। शासकीय पत्र सामान्य निजी पत्रों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भावनाओं के स्थान पर औपचारिकता, स्पष्टता और नियमबद्ध जैसी शैली का प्रयोग किया जाता है। यह किसी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी, कर्मचारी या संस्था या नागरिक को भेजा जाता है। सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति, स्थानांतरण, सूचना, निर्देश, स्वीकृति, स्पष्टीकरण, बैठक, योजना, रिपोर्ट, आदेश आदि कार्यों के लिए शासकीय पत्रों का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो सरकारी कार्यालयों के अंदर एक तो नियुक्ति देने के संबंध में, किसी की टीसी लेने के लिए इसको अपने को क्या लिखना पड़ता है, शासकीय पत्र लिखना पड़ता है। यानी अपन ध्यान होना चाहिए कि जिका एक एक काम है, एक तो स्थानांतरण है, टीसी वालों गयो, एक सूचना रो गयो, निर्देश रो गयो। कोई भी आज अधिकारी है वो स्वीकृति देवे कि नहीं देवे, आज अगर कोई अधिकारी है अगर ड्यूटी पर लगा रही हो तो भी में भी योजना बनानी पड़ी, रिपोर्ट बनानी पड़ी, ये जिका आदेश है वे शासकीय पत्र के अंतर्गत हुए विद्यार्थियों। तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। शासकीय पत्र का प्रारूप निश्चित होता है, इसमें पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, विषय, संबोधन आदि प्रमुख रूप से विवरण, हस्ताक्षर और पदनाम आदि आवश्यक माने जाते हैं। अगला पॉइंट है शासकीय पत्र की प्रमुख विशेषताओं की। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है, पहला पॉइंट इसके अंदर औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा कैसे, यानी शासकीय पत्र में शिष्ट, मर्यादित और औपचारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी एक विनम्र भाव, महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा शिष्टमंडल आना चाहिए, वो होता है औपचारिक भाषा। दूसरा स्पष्टता और संक्षिप्तता, यानी छोटे रूप से, यानी ऐसा नहीं अपने को बड़ा कर दिया, 3-4 पेज के अंदर एप्लीकेशन डाल दी, अब भाषा ने मोटी कर दी, बाबी कौन करनी, बाब कहीं करनी है। स्पष्टता और संक्षिप्त यानी छोटे रूप में, जिसको प्रारूप हुए नहीं वो ही अपन अपनाना है। तो विषय का विषय, यानी पत्र का जो विषय स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्या किसके बारे में लिख रहे हैं, चाहे आप कलेक्टर को लिख रहे हैं, चाहे आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, प्राचार्य को लिख रहे हैं या बिजली विभाग को लिख रहे हैं, वो एक कैसा होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। और पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इसे फलाने दिखले काम लिख रहा हूं। फिर संक्षिप्त और सीधे रूप में लिखा जाना चाहिए ताकि भ्रम नहीं रहे। तीसरा पॉइंट है निश्चित प्रारूप, यानी इसका एक निर्धारित ढांचा होता है जिसका पालन आवश्यक है। चौथा पॉइंट है तथ्यात्मकता, यानी पत्र में केवल आवश्यक तथ्य, सूचना, आदेश लिखे जाते हैं, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। फिर शुद्ध भाषा होनी चाहिए, यानी वर्तनी, व्याकरण और निराम चिन्हों की शुद्धता आवश्यक मानी जाती है। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व स्वरूप। तो उत्तरदायित्व स्वरूप के अंदर क्या पता होना चाहिए कि ये प्रशासनिक रिकॉर्ड का भाव है, इसलिए भाग है, इसलिए इसका महत्व कानूनी और कार्यालयीय दृष्टि से महत्व ज्यादा होता है। प्रत्येक शासकीय अगला उद्देश्य पत्र, यानी प्रत्येक शासकीय पत्र किसी भी प्रशासनिक उद्देश्य से लिखा जाता है। तो आपने निष्कर्ष देख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है कि आवेदन पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने जीवन के अंदर भी थोड़ा समझना चाहिए और इस एग्जाम के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार और पिछले 3 सालों के अंदर लगभग ये क्वेश्चन पूछाता है कि आवेदन पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है। जब कोई व्यक्ति नौकरी, अवकाश, छात्रवृत्ति, प्रवेश, सुविधा, प्रमाण पत्र, सहायता या किसी अन्य कार्य हेतु, दोबारा ध्यान से सुने, लाइन आपको पूरी याद होनी चाहिए। चाहे कोई भी नौकरी है, अवकाश, छुट्टी लवे स्कूल में, छात्रवृत्ति वास्ते लिखे, प्रवेश वास्ते, सुविधा वास्ते, प्रमाण पत्र वास्ते या टीसी लेनी है, पनसीसी लेनी है, कोई भी जमा करानी है, बीर वास्ते, सगड़ा वास्ते जिको काम हो, अधिकारी या संस्था से निवेदन करता है, तब जो पत्र लिखा जाता है उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। आवेदन पत्र व्यक्ति की आवश्यकता, योग्यता या समस्या को अधिकारी तक पहुंचाने का माध्यम होता है कि मैं फलाने इस काम पर हूं, मैं अभी आपका एक कक्षा 11 का विद्यार्थी हूं, मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर का विद्यार्थी हूं, सर मुझे सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दीजिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आप अगर टीसी प्राप्त करें, सर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया आपके विद्यालय से, महाविद्यालय के, आपके विश्वविद्यालय से, अब आप हमें टीसी देने की कृपा करें, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। उसके बाद आवेदन पत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व, ज्ञान, भाषा ज्ञान और व्यवहार का परिचय देता है। यदि आवेदन पत्र सही ढंग से लिखा गया तो उसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए उसे लिखते समय अनेक बातों का ध्यान होना चाहिए। जो आपको ये देखो,
आवेदन पत्र लिखते समय ध्यान रखने की बातें, पहला तो सही अधिकारी का नाम होना चाहिए, पद होना चाहिए, यानी जो आप किसके बारे में लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के बारे में, ऐसा नहीं है कि सीधे लिख दिया कि मारा गुरुजी बन लिख रही हो, बाबी चीज को लिख रहे हो, थाने का लिखना पड़ी कि कौन सा महाविद्यालय, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर है, या MLB कॉलेज है, या गंगानगर का कॉलेज, कोई भी लोहिया कॉलेज शुरू का, आप जिस भी कॉलेज के विद्यार्थी है तो उनको आप लिखोगे तो आपका नाम पूरा होना चाहिए, जैसे कॉलेज की कॉलेज है, कौन सी जगह, पद नाम। दूसरा स्पष्ट विषय, यानी विशेष पंक्ति, यानी विषय पंक्ति संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे छात्र का पत्र का उद्देश्य तुरंत समझ में आ जाए। विनम्र भाषा होनी चाहिए, या कोई भी में आप अभद्र भाषा टिप्पणी प्रयोग करना, आप थोड़ा सी आक्रोश में शब्द लिखा भी कौन लिख सका, यानी आवेदन पत्र में शिष्ट, सभ्य और विनम्र भाषा प्रयोग होना चाहिए। चौथा पॉइंट है संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण, यानी मुख्य रूप को, विषय को स्पष्ट रूप से लिखे, अनावश्यक विस्तार से बच जाए। तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, उचित प्रारूप होना चाहिए, शुद्ध भाषा वर्तनी होनी चाहिए, विनम्र समापन होना चाहिए, आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख होना चाहिए, साफ सुथरा लेखन होना चाहिए, यानी आप लिखा जिक्र में भाषा भी साफ होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, शिकायत पत्र का स्वरूप एवं उद्देश्य बताइए। तो ये क्वेश्चन भी लघु उत्तरात्मक वाला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिकायत पत्र का स्वरूप, तो जब किसी समस्या, त्रुटि, लापरवाही, असुविधा, भ्रष्टाचार, खराब सेवा, वस्तु दोष, अन्य अनुचित कार्य के लिए संबंधित अधिकारी या संस्था को लिखित सूचना दी जाती है, उसे शिकायत पत्र कहते हैं। शिकायत पत्र का उद्देश्य केवल दोष बताना नहीं होता, बल्कि समस्या का समाधान प्राप्त करना माना जाता है। यह पत्र नागरिक अधिकार और रक्षा का एक प्रभावी माध्यम होता है। शिकायती पत्र निजी व्यक्ति, संस्था, विभाग, नगर पालिका, बिजली विभाग, जल विभाग, विद्यालय बैंक, डाकघर, परिवहन विभाग द्वारा लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों, इसका स्वरूप औपचारिक होता है। इसमें प्रेषक का पता और दिनांक, अधिकारी का नाम, विषय, समस्या का विवरण, समाधान की अपेक्षा हस्ताक्षर होते हैं। शिकायती पत्र का उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य है समस्या की जानकारी देना, दूसरा समाधान प्राप्त करना, तीसरा उत्तरदायित्व तय करना, चौथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, पांचवा भविष्य में सुधार करना। और शिकायत पत्र लिखने के विशेष बातें कौन सी है? एक तो भाषा स्पष्ट और संयत होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, समस्या स्पष्ट रूप से लिखी जाए, तथ्य सही हो, आरोपात्मक या अपमानजनक शब्द नहीं हो, समाधान हेतु निवेदन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विज्ञप्ति और अधिसूचना में अंतर स्पष्ट करो। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विज्ञप्ति और अधिसूचना का अंतर स्पष्ट करना है। तो कार्यालय या प्रशासनिक कार्यों में विज्ञप्ति और अधिसूचना दोनों का प्रयोग विशेष रूप से महत्व होता है। विज्ञप्ति सामान्य सूचना, घोषणा या प्रेस के माध्यम से जनता को जानकारी देने के लिए जारी की जाती है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों, जो अधिकारी होता है उसके द्वारा जो औपचारिक सूचना होती है, ठीक है, यानी अधिसूचना सरकार द्वारा क्या करे, वो प्राधिकारी एक जारी औपचारिक सूचना जारी करे। फिर में नियम भी हुए, आदेश भी हुए, नियुक्ति भी हुए। यानी अगर आप फोर्थ ग्रेड के अंदर, उदाहरण के माध्यम समझो, यानी फोर्थ ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको नियम कानून है, कायदे, नियुक्ति के संबंध में एक अधिकार अलग आपको विज्ञप्ति आएगी। एग्जाम जो करवाए जाते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड के एग्जाम है या कॉलेज के या कोई भी एग्जाम आते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन यानी विज्ञप्ति जारी होती है, डेट जारी होती है कि फलाने इस तारीख को आपको एग्जाम होगा, यानी इस दिन आपका एडमिट जारी होगा। ये सारी की सारी सूचना एक अधिसूचना में मुख्य रूप से अंतर होती है। पहला पॉइंट क्या है? विज्ञप्ति और अधिसूचना में मुख्य अंतर, यानी उद्देश्य का अंतर होता है। विज्ञप्ति सामान्य सूचना या घोषणा हेतु होती है, अधिसूचना प्रशासनिक या कानूनी आदेश होती है। फिर जारी करने वाला पक्ष क्या है? यानी विज्ञप्ति विभाग, संस्था, संगठन या कार्यालय आदेश जारी करता है। अधिसूचना सामान्यतः सरकार या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी करता है। फिर प्रभाव का स्वरूप कैसा है? तो विज्ञप्ति सूचना प्रदान होती है, अधिसूचना आदेशात्मक एवं प्रभावकारी होती है। चौथा पॉइंट है कानूनी महत्व है। कानूनी महत्व पर क्या ध्यान रखना कि विज्ञप्ति जो को कानूनी महत्व है नहीं, वो लिमिट हुए यानी सीमित हुए, और अधिसूचना और कानूनी जो महत्व है वो अधिक हुए। अगर दोनों पॉइंट आपको अलग अलग याद करने हैं कि कानूनी महत्व, विज्ञप्ति जो विज्ञप्ति है उसका तो कानूनी महत्व लिमिट होता है, जबकि अधिसूचना है उसका कानूनी महत्व अधिक होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट है प्रकाशन, यानी विज्ञप्ति समाचार पत्र, प्रेस या प्रेस किसी का है, प्रेस जी की मीडिया व सोशल मीडिया जी अपन न्यूज खबर आपको ने बिनका प्रेस, अखबार जारी करे, कोई भी किताब जारी करे वह प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस है वह प्रेस, समाचार पत्र हो गया, और सूचना माध्यमों प्रकाशित करावे। अधिसूचना प्राय राजपत्र या राजपत्र वो सरकार के द्वारा गजट जारी किया जाता है, जिसमें आपको अगर आपका नाम खराब हो गया, आपका यानी आधार कार्ड है या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आप अपना नाम वो स्पेलिंग है या कोई भी गलत है, ठीक है, तो आपको अगर जारी करवाना है, आपको सही करवाना है, तो कहीं ना कहीं आपको भारत सरकार से एक राजपत्र जो गजट जारी होता है उसके आधार पर आपका नाम सही करवाया जाता है, ये प्रकाशन करवाया जाता है। राजपत्र आपने अखबार के अंदर देख रखा होगा, ये बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं है, जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि
बहुत से विद्यार्थी जिनके आधार कार्ड खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपने 2 बार आधार लिमिट क्रॉस हो गई, उसके बाद आप आधार चेंज नहीं करवा सकते, किसी के नाम में स्पेलिंग में गलत हो जाता है, फिर वो बोलते हैं सर हमारे आगे कोई काम नहीं होगा। तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि अगर किसी विद्यार्थी को नाम भी बदलवाना होता है ना, तो एक आधार राजपत्र गजट जारी होता है, जो अखबार के माध्यम से जारी होता है, वो आप कचहरी में कहीं से भी जाकर किसी वकील के द्वारा जारी करवा सकते हो, जिससे आपका लगभग 28 से 48 दिनों के अंदर या लगभग 3 महीनों के अंदर आपका नाम सारा चेंज हो जाता है। आपको सही जानकारी बढ़नी होती है। बाकी एक दूसरी सूचना यह भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर बात आ गई तो बता देता हूं कि अगर किसी की डीओपी 2 बार गलत हो गई है और कोई विद्यार्थी को सही करवानी है, तो आप दिल्ली के अंदर जाकर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बात करें अगर, जो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, वहां से आपका आधार कार्ड सही हो जाता है। बस आपको क्या होना चाहिए, आज्ञा पत्र आपका, और साथ में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, किस कारण से आपको उसके अंदर लिखना है थोड़ा सा, और बाकी मार्कशीट वगैरह आपको सही करवा सकते हैं। ये आपको सूचना सभी को शेयर करनी है विद्यार्थियों। फिर उपयोगिता क्या है, विज्ञप्ति जनता तक संचार पहुंचाती है। विज्ञप्ति क्या करती है, जनता तक समाचार पहुंचाती है। अधिसूचना प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का माध्यम होती है। निष्कर्ष इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, टाइम कम है, जल्दी जल्दी आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने हैं विद्यार्थियों। परिपत्र किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, परिपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। परिपत्र क्या है, जब किसी एक सूचना, आदेश, निर्देश या निर्णय को एक साथ उसके व्यक्तियों, कार्यालयों, शाखाओं या विभागों तक पहुंचाने के लिए पत्र जारी किया जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर। सॉरी, इसको देख लेना थोड़ा सा से। तो परिपत्र का उपयोग तब किया जाता है जब किसी एक विषय में जानकारी कई स्थानों पर एक समान रूप से भेजनी होती है। इससे समय, श्रम और व्यवस्था भी बचत होती है विद्यार्थियों। फिर परिपत्र का प्रारूप क्या होता है, औपचारिक होता है। परिपत्र का प्रारूप कैसा होता है, औपचारिक होता है। फॉर्मेटिव होता है या इंफॉर्मेटिव होता है, आप देख लेना। इसमें पत्रांक, दिनांक, विशेष सूचना या आदेश का विवरण जारी होता है। परिपत्र का प्रयोग कहां किया जाता है, तो परिपत्र का प्रयोग पहले तो आपको पता होना चाहिए सरकारी कार्यालयों में, यानी आप चाहे कोई भी नियम बनावा, आदेश तमा, छुट्टी लवा, बैठक, दिशा निर्देश में। विद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम, अवकाश, प्रवेश समारोह आदि की सूचना दी जाती है। बैंक और व्यवसायिक संसाधनों में नई योजनाएं, नियम परिवर्तन या प्रक्रिया सूचनाएं होती है। निजी कंपनियों में कर्मचारियों को निर्देश, नीति परिवर्तन या बैठकों की सूचनाएं दी जाती है। फिर सामाजिक संस्थाओं में बात करें, जिसके अंदर कार्यक्रम, सदस्य, बैठक या आयोजन संबंधी सूचना जारी होती है। परिपत्र की विशेषता क्या है, एक सूचना अनेक लोगों तक पहुंचाई जाती है। यानी अगर आप इस क्लास को शेयर कर सकते हो, आज आपके कुछ दोस्त जुड़ते हैं, यानी एक विद्यार्थी अगर 5 विद्यार्थियों को, अपने साथियों को कॉलेज के ग्रुप के अंदर इस क्लास को शेयर करेगा, तो मुझे पता है कि अगर इन्वायरमेंट की मैंने जब क्लास लगेगी थी आपकी 2 महामैराथन क्लास, तो उन क्लासों को 30-30 हजार विद्यार्थियों ने देखा था। और मेरा पूरा इस बार विश्वास है कि बीए, बीएससी और बीकॉम के मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी मिलकर इस क्लास को 50,000 तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आपको तो क्या करना है, आपके जितने साथी है ना, आपको शेयर कर देना है और क्लास को देखते रहना, क्योंकि इस क्लास से आपको पूरी की पूरी तैयारी एक क्लास से हो रही है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में परिपत्र की विशेषता यह होनी चाहिए कि एक तो समय की बचत होती है, भाषा स्पष्ट और औपचारिक होती है, और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से शामिल होता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख नियम बताइए। तो संक्षेपण का सामान्य अर्थ है किसी बड़े गद्यांश, लेख, भाषण, कहानी या विचार को उसके मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए कम शब्दों में प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा पूछी गई है और बड़ा वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी संक्षेपण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख नियम बताइए। तो संक्षेपण क्या होता है, किसी बड़े गद्यांश हो गए, लेख हो गया, भाषण हो गया, कहानी हो गई, उसके विचार को मूल भाव में यानी संरक्षित रखते हुए अपने कुछ छोटे शब्दों में, सारांश रूप में, छोटे रूप में, यानी दूसरे शब्दों में अगर बात करें, किसी विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त, स्पष्ट और सारगर्भित रूप में लिखना संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण अनावश्यक विस्तार, उदाहरण, पुनरावृत्ति, अलंकारिक भाषा का गुण, बातों को हटाकर केवल मुख्य विचार रखा जाता है, जिसका उद्देश्य कम शब्दों में अधिक से अधिक सार प्रस्तुत करना होता है। विद्यार्थी जीवन, पत्रकारिता, प्रशासन उपयोगी परीक्षाओं, कम कार्यालय तथा कार्यों में संक्षेपण का महत्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लेख में पर्यावरण संरक्षण के अनेक कारण, विवरण और उदाहरण दिए जाते हैं, तो उसमें संक्षेपण केवल ऐसे पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है, प्रदूषण रोकना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए आदि लिखे जाएंगे। फिर संक्षेपण के प्रमुख नियम क्या है, एक तो इसके अंदर मूल भाव सुरक्षित हो, एक तो क्या हो, मूल भाव सुरक्षित हो, दूसरा अनावश्यक बातें हटाई जाए, तीसरा भाषा सरल और स्पष्ट हो, चौथा संक्षिप्तता बनाई जाए, पांचवा अपने शब्दों का प्रयोग करें,
छोटा क्रम बनता बनाए रखे, साथ में शीर्षक जरूर दे, इसमें शीर्षक जरूर दे। उसके बाद निष्पक्षता जरूर रखे। संक्षेपण का महत्व क्या है, तो विद्यार्थियों संक्षेपण से समय की बचत होती है, समझने की क्षमता बढ़ती है, लेखन कला विकसित होता है। यह अध्ययन एवं प्रशासनिक कार्यों में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्लवन का अर्थ क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जिस विद्यार्थी को भी पीडीएफ नोट्स लेने ना, बस आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक लगा रखिए व्हाट्सएप चैनल, वहां से आप सीधे के सीधे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी एग्जाम जिस दिन होगा ना, उससे 1-2 दिन पहले आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा, आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है, आगे आने वाले क्लासेस आपको मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी यानी पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, आपके कोई भी इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, सारा सब्जेक्ट है ना, वो आपके लिए क्लासेस लगा रखी है इसी YouTube चैनल यानी एसपी क्लासेस बीकानेर श्याम सर पर। आपको सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करके अच्छी क्लासेस दी जा रही है। बस आप जुड़ते रहिए, अपने साथियों को जोड़ते रहिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहेगा। यानी पल्लवन की अगर बात करें, पल्लवन क्या है, विस्तार करना या विकसित करना। हिंदी व्याकरण और रचनात्मक केवल लेखन में जब विकसित उक्ति, लोकोक्ति, कहावत, पंक्ति या संक्षिप्त विचार को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, तब उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन किसे कहते हैं, दोबारा देखिए, याद कर लेनी लाइन को। यानी जब हिंदी व्याकरण रचनात्मक लेखन में किसी सुक्ति, उक्ति, लोकोक्ति, कहावत, पंक्ति या संक्षिप्त विचार को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात थोड़े शब्दों में व्यक्त विचार को विस्तृत रूप में समझाना पल्लवन कहलाता है। यानी थोड़े शब्दों में बड़े ज्यादा विचारों को, आप इसको ऐसे समझे, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी समझाना पल्लवन कहलाता है। इसमें मूल कथन के भाव को विस्तार दिया जाता है, इसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है तथा उदाहरण द्वारा समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, समय अमूल्य है, एक छोटा कथन है, इसका पल्लवन करते समय क्या पता होना चाहिए, यानी जो समय है ना, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। अगर आपके 24 घंटे आपको मिलते हैं और आपने ऐसे ही टाइम वेस्ट करके जिसको निकाल दिया, तो आपका जो आज कोई भी दिनांक है, आज के दिन की जो समय आपका 2 घंटे अगर आपने ऐसे वेस्ट कर दिए, वापस आपकी जिंदगी में चलकर वापस नहीं आने वाले। इसलिए क्या होता है, समय अनमोल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस पल्लवन करते समय लिखा जाएगा कि समय जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है वही सफल होता है। यानी अगर आप इसको टाइम पास के साथ में, आप गलत अनैतिक कार्यों के साथ में अगर इसको लगा रहे हो, तो आपका समय भी खराब हो रहा है, आप भी खराब हो रहे हो। तो बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, इसलिए हमें समय का सम्मान करना चाहिए। आप क्लास को देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप क्लास को कंटिन्यू ध्यान लगा कर देखिए, ताकि आपका समय भी खराब नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से भी पढ़ के चले जाए और आपका बैक लग जाए। बहुत से विद्यार्थी हैं 4th सेमेस्टर के जिनके हिंदी अनिवार्य के अंदर बैक लगी हुई है। सोचने की वाली बात है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया, इस चीज को पढ़ा नहीं। तो आप आज का समय भी खराब हुआ, आपको पेपर भी दोबारा देने पड़ रहे हैं और आपके ड्यू पेपर के 700 रुपए भी लग रहे हैं। तो आपको सोचने वाली बात है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कोई नहीं, उसका पैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसलिए समय का सम्मान करना चाहिए। पल्लवन का महत्व की बात करें तो विचार स्पष्ट करता है, छोटे वाक्य या सूक्ति का गहरा अर्थ समझने में सहायता मिलती है, लेकिन क्षमता बढ़ती है और भाषा समृद्ध बनाता है। यानी शब्द चयन है, वाक्य रचना है, अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ाती है विद्यार्थियों। फिर बात करें नेक्स्ट, चिंतन शक्ति विकसित होती है, रक्षा परीक्षा में उपयोगी होती है, सही समझने में सहायक शामिल होती है। फिर पल्लवन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान होनी चाहिए, एक तो मूल भाव से भटके नहीं, सरल भाषा का प्रयोग करें, क्रमबद्ध विस्तार हो, आवश्यक हो, उदाहरण जोड़े, अंत में निष्कर्ष अवश्य दे। निष्कर्ष इसका क्या है, यानी किसी संक्षिप्त विचार या विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना पल्लवन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निबंध की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख प्रकार लिखिए। निबंध का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, तो निबंध गद्य साहित्य की, निबंध एग्जाम में भी आएगा। ऐसा नहीं कि निबंध की परिभाषा पूछे, आपको कोई में 4 में से 5 एक निबंध देंगे, तो आपको उसको अच्छे से लिख कर आना है। यानी चाहे वो शिक्षा पर आ जाए, चाहे तकनीक पर आ जाए, या कन्या भ्रूण हत्या पर आ जाए, या आप आतंकवाद पर लिख सकते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री पर लिख सकते हैं, कोई भी आपको एक निबंध आ जाए तो उसको अच्छे से लिख कर आना है। आपके अंदर प्रस्तावना लिखने की कौशल शक्ति होनी चाहिए, चाहे आपको छात्र शक्ति के बारे में लिखना हो, कुछ भी लिखना हो। अपने निबंध का अर्थ क्या होता है, अगर हम किस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, अपनी भाषा के अंदर बात करें, निबंध का अर्थ क्या होता है, अपने विचारों को व्यक्त करना। विद्यार्थियों, आपके अंदर आपको सिलेबस दे रखा है, आपको टॉपिक दे दिए कि 600 शब्दों में लिखना है, 4 शब्दों में, तो आप उस पर ऐसा लिखो 4 से 5 पेजों में, ताकि आपके विचार खुलकर प्रकट हो। पढ़ने वाला हो तो आपको, ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी समझे, और आप ऐसा नहीं कि रटकर वो सेम टू सेम चीज लिखे। आपके अंदर कौन से विचार है, आज आपको अगर पूछ ले आतंकवाद का दुष्प्रभाव क्या है, तो आतंकवाद के बारे में आप कितना शब्द लिख सकते हैं, कौन सा देश इसको सहयोग करता है, इससे कौन सा नुकसान होता है, कितनी जनता मरती है, सारे के सारे आप टॉपिक वाइज टॉपिक बनाकर पॉइंट इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी इसकी परिभाषा देख लीजिए, किसी विषय पर क्रमबद्ध, विचारपूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। इसमें लेखक अपने विचार, अनुभव या भाव, यानी लेखक बोल दो चाहे विद्यार्थी बोल दो चाहे
वही होता है, यानी जो अपने भावों को प्रकट करता है वही क्या होता है, निबंध होता है। निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है, बांधना या व्यवस्थित करना, यानी अर्थात किसी विषय से संबंधित विचारों को क्रम में बांधकर प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। निबंध में भाषा सरल होती है, प्रभावशाली होती है, समय विषयानुकूल होनी चाहिए, यानी विद्यालय शिक्षा में निबंध विषय का लेखन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें ज्ञान, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास माना जाता है। फिर निबंध के प्रकार, पहला वर्णनात्मक निबंध हो गया, दूसरा विचारात्मक हो गया, तीसरा भावात्मक हो गया, चौथा विवरणात्मक निबंध हो गया, फिर पांचवा आत्मकथा निबंध हो गया, यानी जिसमें लेखक किसी वस्तु या व्यक्ति के विरूप को स्वयं बोलता है, जैसे एक पेड़ की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, ये सारा इसके अंदर शामिल होता है। निबंध का महत्व है, निबंध से भाषा ज्ञान, तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति, लेखन कला विकसित होती है, ये विद्यार्थी के व्यक्तित्व जीवन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अच्छे निबंध की विशेषताएं लिखिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। अच्छे निबंध का स्वरूप यही है कि निबंध केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि वे लेखक के विचारों, ज्ञान और अभिव्यक्ति का दर्पण होता है। अच्छा निबंध वह है जो विषय को स्पष्ट, प्रभावशाली और रोचक ढंग से प्रस्तुत करे। यदि निबंध में भाषा, विचार और क्रम का संतुलन हो जाए तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छे निबंध की विशेषताएं अगर आपको देखनी है तो विषय की स्पष्टता है, क्रमबद्धता है, सहज सरल और शुद्ध भाषा है, संक्षिप्तता और सारगर्भित है, मौलिकता, रोचकता, उपयुक्त उदाहरण, संतुलित विचार, प्रभावशाली प्रारंभ और अंत, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं विद्यार्थियों। अच्छा निबंध वही है जिसमें कठोर, क्रमबद्धता, सरल भाषा, मौलिकता, प्रभावशीलता हो। ऐसा निबंध पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, संक्षेपण और पल्लवन में अंतर कीजिए। तो संक्षेपण और पल्लवन दोनों हिंदी लेखन की महत्वपूर्ण विधियां हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न है। संक्षेपण में बड़े विषय को छोटा किया जाता है, जबकि पल्लवन में छोटे विचार का विस्तार किया जाता है। दोनों ही विद्यार्थी की भाषा, क्षमता, समझ को विकसित करते हैं, इसलिए परीक्षा में इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो संक्षेपण और पल्लवन में मुख्य अंतर क्या है? पहला अंतर है अर्थ का अंतर, यानी संक्षेपण विस्तृत विषय को संक्षिप्त करता है, जबकि पल्लवन संक्षिप्त विषय को विस्तार देता है। आकार का अंतर की बात करें तो संक्षेपण में शब्द कम होते हैं, पल्लवन में शब्द अधिक होते हैं। उद्देश्य के अंतर की बात करें तो संक्षेपण का उद्देश्य सार प्रस्तुत करता है, जबकि पल्लवन का उद्देश्य भाव स्पष्ट करता है। प्रयोग का अंतर, संक्षेपण लेख होता है, कहानी, भाषण आदि पर किया जाता है, पल्लवन सूक्ति, लोकोक्ति, कथन या व्यक्ति पंक्ति पर किया जाता है। शैली का अंतर क्या है? संक्षेपण में संक्षिप्ति और सीधी शैली होती है, जबकि पल्लवन में व्याख्यात्मक और विस्तृत शैली मानी जाती है। उदाहरणतः समय का महत्व, विषय पर लंबा लेख छोटा करना हो संक्षेपण होता है। समय अमूल्य, वाक्य का विस्तार करना पल्लवन होता है। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों शासकीय पत्र की। क्या है शासकीय पत्र? जैसे हम लिख रहे हैं कराली जिला कलेक्टर बीकानेर महोदय को, पत्रांक दे दिया हमने, काल्पनिक है सारी है, दिनांक दे दी, जैसे 24 अप्रैल दे दिया, 16 मार्च दे दिया, कोई भी आगे 30 जुलाई दे दी, कोई भी डेट दे सकते हैं, ठीक है। तो सेवा में जो आपको एग्जाम में दे रखी है हो सके तो वो भी दे देना। तो शुरुआत में कैसे लिखना है? सेवा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर। विषय क्या है आपका? विषय यही है कि आपको सब्जेक्ट में दे रखा होगा, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको उसके अंदर देख रखा होगा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आपको विषय सब्जेक्ट क्या रखना है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने पर अपने को क्या करनी है? बाबत करनी है। तो इसके अंदर महोदय साहब से हम लिख ले रहे हैं कि जिले में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण, यानी ये जो आपको परफॉर्मा में बता रहा हूं ना, ध्यान से देख लें आप इसको, ये आपको कंटिन्यू ध्यान होना चाहिए। बाकी मैं आपको परफॉर्मा कौन कौन से आते हैं या कैसे आपको पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, आसान है, लिंक लगा रखे डिस्क्रिप्शन में, सीधे ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसका टॉप जो कमेंट है मैंने लगा रखा है, पिन कर रखा है, वहां से सीधे जाओ, आप जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। जितने भी विद्यार्थी है बीए, बीएससी, बीकॉम, सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट पिन में जाए, वहां से आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारा का सारा अच्छे से वहां से भी कुछ देखने को मिले, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। फिर जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अनेक ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति में कमी, टैंकरों की अपर्याप्त व्यवस्था, हैंडपंपों के खराब होने संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती है। जनहित को सूचना में ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए। ये हम लिख रहे हैं पत्र, किसको? जिले में। और अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले की समस्त पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारियों को जो वीडियो है उसको तत्काल प्रभाव से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। जिन क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकरों द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाए। खराब पड़े हैंडपंपों,
ट्यूबवेलों, जल स्रोतों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करवाई जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल की गुणवत्ता शुद्ध एवं स्वास्थ्यकर हो, जल स्रोतों की समय समय पर सफाई करवाई जाए तथा जल जनित रोगों की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग ने समन्वय स्थापित किया जाए। ग्रामीण जनता को जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान भी चला जाए ताकि कोई भी व्यक्ति है वो जल खराब नहीं करे, उसको दूषित नहीं करे, उसका सही उपयोग कर सके। ये अपने हर बातों को ध्यान होना चाहिए। आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता गंभीरता से ली जाएगी। भगवती आपका नाम लिख सकते हैं, जिला कलेक्टर बीकानेर। आप इनको पत्र लिख रहे हैं विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं? तो वही है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। इसकी जगह आप MLB कॉलेज लिख सकते हैं। इसकी जगह आप लोहिया कॉलेज चूरू लिख सकते हैं। हनुमानगढ़ की कोई कॉलेज है तो वो लिख सकते हैं, या चाहे कोई भी कॉलेज है, आप बायती कॉलेज है, बोथरा कॉलेज है, जो भी कॉलेज के आप विद्यार्थी है, कहीं के भी विद्यार्थी आप अपना नाम लिख सकते हैं, वहां से आप कॉलेज डाल सकते हैं। तो विषय क्या है? आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में, यानी किसी के विद्यार्थी की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है तो उनके संबंध में कैसे पत्र लिखना है, ये बताना चाहिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय में BA तृतीय सेमेस्टर का, BA सेकंड सेमेस्टर का, BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आप विद्यार्थी है, नियमित छात्र हूं, रेगुलर छात्र हूं, कोई भी हो, ठीक है, प्राइवेट छात्र हूं, तो मेरा नाम, ये जो आप पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है, चाहे वो आप श्याम सुंदर कर सकते हो, आपका नाम जो है वो लिख सकते हो, तथा मेरा अनुक्रम नंबर यह हो गया, यानी SR नंबर है। मैं अध्ययन में सदैव उत्कृष्ट रहा हूं तथा गत वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। वर्तमान सत्र में, क्योंकि मुझे पता है कि जितने विद्यार्थी मेरी क्लासेस देखते हैं या नोट्स पढ़ते हैं, उन सबके प्रथम श्रेणी की जगह, प्रथम श्रेणी तो आती है, उसके अलावा उनके टॉप यानी 400 नंबर तक का भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। यानी सभी विद्यार्थियों के 350, 400, 425 ये नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कंटेंट बहुत अच्छा है। आप जल्दी से अच्छे से क्लास को देखें ताकि आपको पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। साथ में प्रथम श्रेणी का छात्र हूं और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होकर अध्ययन कर रहा हूं। तो महोदय, मेरा परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा पिता एक कृषक किसान है तथा परिवार के वर्षा के अभाव में कृषि होने के कारण परिवार की आय बहुत सीमित हो गई है। परिवार में ऐसे सदस्यों की शिक्षा, घरेलू व्यय के कारण मेरी उच्च शिक्षा जारी नहीं करना कठिन हो रहा है। महाविद्यालय शुल्क, पुस्तकें, परीक्षा शुल्क या अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मेरे परिवार के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। तो मैं इस शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहता हूं, आगे चलकर समाज एवं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। यदि मुझे छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए तो मेरी पढ़ाई बिना बाधा के जारी रख सकूंगा। इसीलिए तो हम विद्यार्थियों आपके लिए क्लासेस लगा रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री की क्लास हो, आपके लिए पॉलिटिकल की क्लास है, हिंदी लिटरेचर की क्लास है, हिंदी अनिवार्य क्लास है, ताकि किसी विद्यार्थी के ऊपर बोझ नहीं आए। आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़कर आप इस क्लास को अच्छे से समझकर 1-2 बार पहले देख लिया, 1-2 टाइम पेपर से जस्ट टाइम देख लिया पहले, ताकि क्या हो जाए, आपको अच्छे से कवर हो जाए, आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। इसीलिए तो आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस लग रही है विद्यार्थियों। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए मुझे महाविद्यालय छात्र सहायता कोष एवं उपलब्ध छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका नाम लिख देना, आपका सेमेस्टर कौन सा है वो लिख देना, आप दिनांक डाल देना, अनुक्रम जरूर डाल देना। नेक्स्ट आपके लिए शिकायती पत्र। कौन सा पत्र है? शिकायती पत्र के अंदर आपको क्या बताना चाहिए? शिकायती पत्र में सेवा में आयुक्त महोदय, नगर निगम बीकानेर, विषय आपका वार्ड संख्या 18 में सफाई व्यवस्था एवं नालियों की समस्या के संबंध में शिकायती पत्र। हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नालियों की सफाई वास्ते यहाँ पर पेपर में आवे। आप तो एक फॉर्मेट बता रही अपन है कि कहीं लिखनो है, कई चीज लिखनी है। इं कौन गुरुजी थे बताओ, वार्ड नंबर 18 में नालियां खराब होगी, वो पसंद आई कौन गुरुजी, बात भी कौन हो सके, क्योंकि पर्सनल लैंग्वेज अलग हो सके। बाकी शिकायती पत्र आवे नहीं जन थाने यहाँ लिखना है। बाकी फिर मैं नाम अलग दे सके, नालियां साफ करा सके, चाहे और कोई तार खराब हो सके, फैम्बो पड़ सके, की पूछ सके, ठीक है। तो वो थाने ध्यान होना चाहिए, पेपर ने थोड़ा पढ़ पर्सन ऐसे ही करना है। बाकी फॉर्मेट आपको यही रखना है। फिर महोदय, सभी ने निवेदन है कि हम वार्ड संख्या 18 कोटगेट क्षेत्र बीकानेर में रहते हैं, चाहे आप कोटगेट में रहो, चाहे आप घंटाघर में रहो, चाहे बीकानेर में रहो, चाहे आप नवली गेट रहो, यानी कहीं के विद्यार्थियों आप लिख देना। हमारे क्षेत्र में पिछले कई सप्ताह से सफाई योजना अत्यंत खराब हो गई है। नियमित रूप से कचरा संग्रहण नहीं होने के कारण सड़कों के नालियों में कूड़े कचरे गिर गए, यानी स्थानों पर नाले जाम हो गए, जिससे दुर्गंध फैल रही है। ऐसा आपको लिखना है। गर्मी के दौरान समस्या उत्पन्न हो जाती है, बच्चे, वृद्धजन, महिलाएं विशेष रूप से परेशान है। गंदगी के कारण बीमारियों को फैलने का खतरा हो गया है। नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ एवं जल व्यवस्था उपलब्ध करना होता है। यदि समय रहते अगर आप अच्छी व्यवस्था करते हैं तो रोग नहीं फैले
फैलेंगे। जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत चिंताजनक की बात है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे वार्ड में तत्काल विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। जाम नालियों की सफाई करवाई जाए, नियमित कचरा वाहन भेजा जाए, क्षेत्र में कीटनाशक हवा का दवा छिड़काव कराया जाए। तो आप भी विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है, क्या आपके क्षेत्र के अंदर ऐसा होता है सिस्टम? यानी कचरा नियंत्रण के लिए, कचरा पात्र के लिए कोई वाहन आता है, गाड़ी आती है, आपके कचरा नियंत्रण सरपंच कोई करवाते? नहीं करवाते, क्योंकि हम उन्हें पूछना नहीं चाहते। हम तो सफाई की बात कर सकते हैं ना, सफाई करवाने के लिए आगे थोड़ी आ सकते हैं। वही चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जनहित को ध्यान में रखें, शीघ्र कार्रवाई करेंगे। आपका भगवदीय नाम लिख देना, दिनांक आपको डाल देनी है। नेक्स्ट आपके लिए विज्ञप्ति अधिसूचना। अगला प्रश्न है विज्ञप्ति और अधिसूचना। यानी विज्ञप्ति के अंदर क्या पता होना चाहिए आपको? कॉलेज का नाम डाल सकते हो आप, कोई भी सूचना है उसको डाल सकते हो, दिनांक डालनी है। तो महाविद्यालय के संबंध में छात्र छात्रों को सूचित करना है कि सत्र 2025-26 के अंतर्गत कैरियर मार्गदर्शन या व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन दिनांक को प्रातः इस समय होना जा रहा है, महासभागार में होने जा रहा है। विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग जगत में बड़े विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु, यानी ये आपको लैंग्वेज लिख करानी, इस प्रकार से आपका प्रारूप होना चाहिए। फिर बात करें अधिसूचना की, ये तो आपका विज्ञप्ति थी। फिर अधिसूचना क्या है? अधिसूचना राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग जयपुर, अधिसूचना डेट लगा देनी है। यानी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के समस्त राजकीय एवं अनुबंधित महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15 मई से प्रारंभ हो रही है। प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ये सब आपको थोड़ा सा लिख देना है। ये आदेश प्रकार पर लागू हो, आदेश अनुसार जैसे मान लो देखते हैं कि महाविद्यालयों के अंदर कुछ ऐसे नियम बना दिए गए, जैसे एनएफएस नियम है, या मान लो कि कुछ गलत छात्रवृत्तियों संबंधित है, तो उसके अंदर हमारे अनेक छात्र नेताओं ने क्या किया था, उसके अंदर सहयोग कर आप जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी है, तो वहां से उनको अवगत करवाया गया, वीसी को या जो प्राचार्य होते हैं या कुलाधिपति, उनको पत्र निगम के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से क्या करवाएगा, अवगत करवाया जाएगा। ये समस्या है, आपको उसको सुधार करना है। ये सब आप इसके अंदर अच्छे से लिख देना। नेक्स्ट आता है अंतिम, आपको पता होना चाहिए परिपत्र। परिपत्र क्या है? तो परिपत्र कार्यालय निदेशक या कॉलेज शिक्षा रोजगार राजस्थान जयपुर है, उसके अंदर सीमा गया है। इसका क्रमांक होना जरूरी है। विद्यालय, आपको महाविद्यालयों में वार्षिक खेल कूद है, सांस्कृतिक गतिविधियां, उसके संबंध में आपको लिखना है। तो ये चीज याद होना चाहिए कि राज्य के समस्त राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों का सूचित करते हैं कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के खेल कूद होना चाहिए। वाद विवाद, निबंध लेखन, संगीत, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इन गतिविधियों को उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, आत्मचिंता, ये सब आपको अच्छे से लिख देना है। फिर आप ये फॉर्मेट याद कर लेना कि इसके अंदर लास्ट में क्या होगा, पहले क्या होगा। तो विद्यार्थियों पूरा हिंदी अनिवार्य जो आपका कंपलसरी रहने वाला है, चाहे वो बीए के विद्यार्थी, बीएससी के विद्यार्थी या बीकॉम के विद्यार्थी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या कोई भी दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, विशेष रूप से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। किसी भी जिले से आप विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, कमेंट में बताएं कि सर मैंने क्लास इस जिले से देखी है, ये मेरी कॉलेज है। चाहे आपकी कॉलेज का नाम कौन सा है वो आप जरूर बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि किन किन विद्यार्थियों ने क्लास को देखी। बाकी आपके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी की सारी क्लासेस लगा रखी है आपके लिए, कुछ क्लासेस लगा दी है, कुछ क्लासेस आपके लिए जल्द से जल्द आ जाएगी। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्रत्येक कॉलेज का ग्रुप और प्लेज प्रत्येक बंदे के साथ ये क्लास जानी चाहिए, ताकि उन क्लास को देखकर वो अच्छे अंक ला सके। किसी विद्यार्थी के प्यारे विद्यार्थियों के बैग नहीं आए, ताकि आपका नुकसान नहीं हो, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। विद्यार्थियों जो ये पोस्टर के अंदर क्लासेस है वो भी आप अच्छे से देख लेना, जरूर देखें। ये सारी क्लासेस आपके लिए लगा रखी है, लास्ट में ये देखिए आपके लिए।